हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा आप लोग, मेरे काफी स्टूडेंट्स मुझे कब से कह रहे थे, बार बार मेरे पास ये डिमांड आ रही थी कि सर आपने मैथमेटिकल टूल्स पे कोई वीडियो नहीं बनाया अभी तक। तो लीजिए, आज मैं आपके सामने हाजिर हूं, अमित चौधरी, एक नया वीडियो लेकर जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा मैथमेटिकल टूल्स। ये ऐसे टूल्स है जो आपको क्लास 11th में आते ही पढ़ा दिए जाते हैं और इस्तेमाल आप कब तक करते हैं? जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे ये इस्तेमाल करेंगे। बेटा मैथमेटिकल टूल्स जिसको अच्छे से आते हैं उसके लिए फिजिक्स हमेशा इंटरेस्टिंग रहेगी। जिसको मैथमेटिकल टूल्स में मास्टरी नहीं है तो भूल जाइए बेटा, फिजिक्स आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी कभी, याद रखिएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ बने रहिए। मैं एक एक करके सारे वीडियोस पोस्ट करूंगा सभी मैथमेटिकल टूल्स पे। अच्छे से वीडियोस देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, आपके लिए मैथमेटिकल टूल्स बिल्कुल इजी और इंटरेस्टिंग बना के रखूंगा। गॉट इट? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा मैथमेटिकल टूल है बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले व्हाट इज अ बाइनोमियल, फिर बाद में आते हैं बाइनोमियल थ्योरम पे। वी नो दैट बाइनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स। अब ये टर्म क्या चीज है? बाइनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स। टर्म वो होती है जो प्लस या माइनस के साइन से सेपरेटेड हो। आपने अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। मोनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक ही टर्म है। फॉर एग्जांपल 5x, x का स्क्वायर, x टू द पावर 5, 6x स्क्वायर, ऑल दीज आर मोनोमियल्स। इवन 5xyz इटसेल्फ इज अ मोनोमियल। कईयों को लग रहा होगा भाई इसमें x y z तीनों है। बेटा याद रखिएगा, x y z और 5 इस टर्म में फैक्टर्स हैं। टर्म एक ही है। टर्म वो है जो प्लस या माइनस के साइन से सेपरेटेड है। गॉट इट? चलिए आगे, अब बाइनोमियल के एग्जांपल लेते हैं। x प्लस वाई इज अ बाइनोमियल, दो टर्म्स है। ट्वाइस x स्क्वायर प्लस 3x इटसेल्फ इज अ बाइनोमियल, क्योंकि दो टर्म्स है। देखिए प्लस या माइनस के साइन से सेपरेटेड। 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, यहां प्लस हो या माइनस हो बेटा, कुछ भी हो, ये एक एक टर्म है। एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, इसमें तीन टर्म्स आ गई। क्योंकि इसमें तीन टर्म्स आ गई तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। एक और ट्राइनोमियल है, ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्राइस एक्स वाई प्लस 4y, ये भी क्या है? ट्राइनोमियल। तो आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल रिफ्रेश हो गया होगा आई होप, ये आपने पहले पढ़ा, अच्छे से पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या है और कहां हमारी ये हेल्प करती है? बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो आपको हेल्प करेगी किसी बाइनोमियल रेज टू पावर सम एक्सपोनेंट, एनी बाइनोमियल रेज टू पावर सम एक्सपोनेंट को एक्सपेंड करने में आपकी हेल्प करेगी, इसका सॉल्यूशन निकालने में आपकी हेल्प करेगी। देखिए मान लीजिए a प्लस बी होल टू द पावर n। अब यहां पे n क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, जीरो हो सकता है और इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है। याद रखिएगा, कोई भी रैशनल नंबर होगा तो उसके लिए हम बाइनोमियल को एक्सपेंड करेंगे। सब में कंडीशंस कुछ अलग अलग है, वो वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, गॉट इट? अभी आगे नहीं पढ़ना बेटा, जहां तक बता रहा हूं a प्लस बी होल टू द पावर n, इसे एक्सपेंड करने में एक थ्योरम हमारी हेल्प करती है, उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अभी पढ़ेंगे तो डर लगेगा, लेकिन मेरा काम आपका डर दूर करना। देखिए बेटा, टीचर का यह काम होता है कि वो सिस्टमैटिकली इंफॉर्मेशन प्लांट करे, किस टाइम पे कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है ताकि वो ऑटोमेटिकली ग्रो करे, ये हमें देखना है। ठीक है, आपको जस्ट फॉलो करना है, नोट्स बनाने हैं। गॉट इट? सो समझ आ गया बाइनोमियल थ्योरम क्या है? a प्लस बी होल टू द पावर n का एक्सपेंशन हमें देगी बाइनोमियल थ्योरम। n को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, ये भी आपको पता होगा। अब चलिए, क्या इससे पहले ये बाइनोमियल्स का एक्सपेंशन आपने इस तरह से कभी किया है? यस ऑफ कोर्स किया है। अब याद कीजिए, आपने बार बार पढ़ा a प्लस बी होल स्क्वायर होल टू द पावर 2, तो यहां पर एक्सपोनेंट क्या आ गया हमारे पास? 2। सो a प्लस बी होल टू द पावर 2 को अगर आप एक्सपेंड करें, व्हाट डू यू गेट? a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, ये सभी जानते हैं। a प्लस बी होल क्यूब को भी आपने एक्सपेंड किया, a क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, या कई बार इसे हम पढ़ते हैं थ्राइस ab टाइम्स a प्लस b। एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा। गॉट इट? सिमिलरली बेटा, अगर आपको a प्लस बी होल टू द पावर 4 को एक्सपेंड करना हो तो कैसे करें? a प्लस बी होल टू द पावर 5 को एक्सपेंड करना हो, a प्लस बी होल टू द पावर 20 को एक्सपेंड करना हो, तो आप किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं? इसमें आपकी हेल्प करेगी बाइनोमियल थ्योरम। गॉट इट? तो चलिए बेटा, बाइनोमियल थ्योरम से पहले क्या ये बाइनोमियल थ्योरम पढ़े बिना भी आप a प्लस बी होल टू द पावर 4 की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं? यस, उसके लिए भी एक टेक्निक दे रहा हूं, उसके बाद हम आएंगे बाइनोमियल थ्योरम पे। गॉट इट? चलिए बेटा, यहां देखिए, अगर a प्लस बी होल टू द पावर 1 हो तो क्या आना चाहिए? a प्लस बी ओनली। यस और नो? आना चाहिए कि नहीं? a प्लस बी
a plus b to the power 1 is a plus b. Got it? Similarly, अगर हम देखें यहां पर a plus b whole to the power 0 हो, we know that anything to the power 0 is 1. Anything to the power 0 is 1. तो a plus b whole to the power 0, 1, 2, 3 के लिए एक्सपेंशन आप जानते हैं, इससे आगे का आप नहीं जानते. जो आप जानते हैं, देखिए बेटा, जब भी नई इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर आती है, जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन आप यहां डालें, उसको पुरानी प्री एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है. जैसे आप इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करते हो, अब आपका ब्रेन ये इंफॉर्मेशन लूज नहीं करेगा. वरना क्या होगा, आप हर दिन बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे. 10th से 11th में आने के बाद सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हैं. पहले जितना आप सालों में पढ़ते थे, अब कुछ महीनों में उतना पढ़ते हैं, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन लूज करता है. तो बेसिक टेक्निक समझिए, हमें ब्रेन को कैसे ट्रेन करना है. गॉट इट? सो लेट्स मूव अहेड. तो देखिए यहां पर एक पैटर्न बन रहा है जो आप ऑलरेडी जानते हैं, उसी को ऑब्जर्व करें. यहां पे एक पैटर्न बन रहा है. देखिए अगर एक्सपोनेंट 0 है तो राइट साइड में एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आ रही हैं? 1. अगर एक्सपोनेंट 1 है तो यहां एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स है? 2. अगर एक्सपोनेंट 2 है तो एक्सपेंशन में 3 टर्म्स है. अगर इस बाइनोमियल का एक्सपोनेंट 3 है तो एक्सपेंशन में 1, 2, 3 एंड 4 टर्म्स है कि नहीं? यस और नो? ऐसा ही है. तो पक्की बात है, a प्लस बी होल टू द पावर 4 की एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होनी चाहिए? सोचिए जरा. इसमें कितनी है? 1. इसमें कितनी है? 2. इसमें कितनी? 3. इसमें कितनी? 4. तो इसमें +1 कर दीजिए. तो यहां पावर क्या है? एक्सपोनेंट क्या है? 4. तो इसकी एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होनी चाहिए? यस यस यस. कितनी होनी चाहिए? 5 टर्म्स. गॉट इट? वेरी गुड. अब इन सभी टर्म्स को ध्यान से देखिए, किसी एक को उठाते हैं. यहां पर एक्सपोनेंट क्या है? 1. अब राइट साइड में जब आपने एक्सपेंड किया, इस a की पावर क्या है? 1. b की पावर क्या है? 1. तो अगर आप ध्यान से देखें, हर टर्म की डिग्री क्या है? 1 आ रही है कि नहीं? डिग्री याद कीजिए, ये भी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है. तो डिग्री कितनी आ रही है? 1. जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट 1 है तो एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स. लेकिन हर टर्म की डिग्री कितनी है? 1. यहां एक्सपोनेंट 2 है, एक्सपेंशन में 3 टर्म्स है, डिग्री कितनी है? a की 2, b की 2, और इस टर्म में देखो a की पावर 1, b की पावर 1, दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से. तो हर टर्म की जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन में जितनी भी टर्म्स आएंगी, हर टर्म की डिग्री वही होनी चाहिए जो कि इस बाइनोमियल का एक्सपोनेंट है. गॉट इट? आगे बढ़ते हैं. a प्लस बी होल क्यूब कितनी? यहां पावर 3 है तो एक्सपेंशन में 4 टर्म्स है, लेकिन चारों टर्म्स को ध्यान से देखो, इसकी डिग्री कितनी है? 3. a स्क्वायर b की पावर 1, a की पावर 2, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर से 3. यहां पर देखिए थ्राइस ab स्क्वायर, a की पावर 1, b की 2, फिर से ऐड करेंगे, क्या बन रहा है? 3. और यहां पर देखिए b की पावर क्या है? 3. तो सभी टर्म्स की डिग्री कितनी है? वही जो इस बाइनोमियल का एक्सपोनेंट है. गॉट इट? तो आपको 2 हिंट मिल चुके हैं कि अगर आप a प्लस बी होल टू द पावर 4 को एक्सपेंड करें तो इसकी एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आनी चाहिए? नंबर 1 5 टर्म्स आनी चाहिए, एंड नंबर 2 हर टर्म की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 4. गॉट इट? अब एक और पैटर्न ध्यान से समझते हैं. यहां पर देखो, इसकी डिग्री 0 थी, पावर 0 है, तो यहां पर भी डिग्री क्या है? 0. एक ही टर्म आ रही है. 0 + 1 1, एक टर्म आ रही है और डिग्री कितनी है? 0. अब यहां पर चलते हैं, एक और पैटर्न देखिए. यहां पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखो. a प्लस बी होल टू द पावर 1 की एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म है a टू द पावर 1 और लास्ट टर्म है b टू द पावर 1. इजंट इट? उसके बाद a प्लस बी होल टू द पावर 2 में फर्स्ट टर्म की डिग्री 2, पावर 2 a स्क्वायर, सभी टर्म्स की डिग्री 2 है. तो फर्स्ट टर्म क्या है? a टू द पावर 2 और लास्ट टर्म क्या है? b टू द पावर 2. इसमें देखिए a प्लस बी होल क्यूब की एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म a का क्यूब और लास्ट टर्म b का क्यूब आ रहा है कि नहीं? यस. तो इसके बेसिस पे क्या आपको कुछ हिंट मिला? एक तो इसकी एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होनी चाहिए? 5. हर टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए? 4. और फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए? a टू द पावर 4. और वैसे ही अगर आप एक्सपेंड करते हुए लास्ट तक आएंगे तो लास्ट टर्म क्या हो जानी चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू b टू द पावर 4. गॉट इट? तो लास्ट टर्म मस्ट शुड बी इक्वल टू b टू द पावर 4. इसको बाद में लिखते हैं. तो ये हिंट आपको मिल चुका है. एक और पैटर्न देखिए, हर अगली टर्म में a की पावर में 1 का रिडक्शन हो रहा है, 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है, और b की पावर में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है. गॉट इट? देखो यहां पे a की पावर 2, यहां a की पावर 1, यहां a की पावर 2 थी और b की पावर क्या थी? अब बोलोगे b है नहीं.
बी नहीं होने का मतलब बी की पावर क्या है, 0। तो देखिए ए की पावर में 1 का रिडक्शन हुआ, बी की पावर में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, अगली टर्म ए की पावर में 1 का और रिडक्शन हुआ, ए की पावर 0 हुई तो 1 हो गया, और बी की पावर 2 हो गई कि नहीं, यस। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां देखो ए की पावर 3, ए की पावर 2, मतलब ए की पावर में 1 डिक्रीज हुआ, 1 का डिक्रीमेंट, और बी की पावर में 1 का इंक्रीमेंट। वैसे देखो ए की पावर 1 और कम हो गई और बी की पावर में 1 इंक्रीज हो गया, और वैसे ही करते करते लास्ट टर्म के आगे पी क्यू। तो इससे हमें एक चीज और समझ आ जाती है, फर्स्ट टर्म में अगर ए की पावर 4 है तो सेकेंड टर्म में ए की पावर क्या होनी चाहिए, 1 का डिक्रीमेंट कर दो 3, और बी की पावर में 1 ऐड कर दो, दैट इज बी। अगली टर्म को देखते हैं, यहां पे ए की पावर में 1 का और डिक्रीमेंट होगा, जब 1 का डिक्रीमेंट होगा तो ए की पावर क्या हो जानी चाहिए, 2, और बी की पावर 1 बढ़ा दीजिए तो बी की पावर क्या हो गई, 2। वैसे ही अगली टर्म पे आते हैं, तो अगली टर्म में ए की पावर में 1 का और रिडक्शन होगा तो इट शुड बी ए इंटू बी का क्यूब, बी की पावर 1 बढ़ गई। अगली टर्म में ए की पावर 1 और रिड्यूस कर दो, बी की पावर 1 और बढ़ा दो, तो लास्ट टर्म क्या आ चुकी है हमारे पास, बी टू द पावर 4। तो जो आपने ऑलरेडी पढ़ा उस पैटर्न को देखते हुए हम बता पा रहे हैं कि ए प्लस बी होल टू द पावर 4 की एक्सपेंशन कुछ इस तरह की होनी चाहिए। गॉट इट बेटा। अभी इसमें एक चीज की कमी है, वो क्या है, इसके कोफिशिएंट्स हमने नहीं लिखे, ये कोफिशिएंट्स हमने नहीं लिखे। जैसे यहां कोफिशिएंट क्या था, 1, यहां 2, यहां 1, 1, 3, 3, 1। तो ये कोफिशिएंट्स क्या होंगे, उसके लिए अगर आप देखें फिर से यहां पे एक पैटर्न बन रहा है, सबको देखें इन सभी एक्सप्रेशंस को। सबसे पहली एक्सप्रेशन में एक ही टर्म आ रही है और वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगली 2 टर्म्स हैं, दोनों के कोफिशिएंट क्या है, 1, या वैसे देख ले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट हमेशा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है सभी एक्सपेंशंस में, यस और नो, आ रहा है कि नहीं, यस, ओके। तो अगर आप एक पैटर्न, इसी पैटर्न को मैं यहां पे एक अलग तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। आप सबसे पहले लिखिए 1, एक सिंगल 1, उसके नीचे सेकंड रो में 2 1 लिखिए। अब ये दोनों 1, इसमें से कोई भी 1 इस 1 के नीचे नहीं आना चाहिए, एक इस लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। गॉट इट। उसके नीचे की रो में फिर से 2 1 लिखिए, 2 बार 1 लिखिए, एक इसके लेफ्ट में, एक इसके राइट में, ठीक है। फिर नीचे की रो में इसके लेफ्ट में एक 1, इसके राइट में एक 1। गॉट इट। और बीच में किसी एक एलिमेंट के नीचे कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नीचे अगली रो में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, यहां पर भी इसके नीचे कोई नहीं आ रहा। लेकिन इसके अगली रो, इसके आगे अगर आप देखें, किन्हीं 2 के बीच में क्या आ रहा है, इन दोनों का सम आ रहा है कि नहीं, 1 और 1 का सम क्या होगा, 2। वैसे आप यहां पर देखें 1 और 2 का सम क्या होता है, 3, 1 और 2 का सम 3, और स्टार्टिंग में और लास्ट में क्या है, 1। इसी तरह से इस पैटर्न को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, यहां पे क्या आ जाना चाहिए, 1, यहां पे 1 और 3 का सम 4, 3 और 3 का सम 6, 3 और 1 का सम 4, और लास्ट में फिर से क्या आ जाना चाहिए, 1। इस 1 के लेफ्ट में एक 1, इस 1 के राइट में एक 1। गॉट इट। ये एक पैटर्न बन रहा है आपके सामने। इस पैटर्न को वैसे एक नाम भी दिया जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल कहते हैं हम इसे, ठीक है। एनीवे, हमें पास्कल्स ट्रायंगल से बाकी कुछ मतलब नहीं, हमारा टारगेट है बाइनोमियल को एक्सपेंड करना है। अब आप ध्यान से देखिए, इन बाइनोमियल्स में जो कोफिशिएंट्स हैं, इनकी एक्सपेंशन में a प्लस बी होल टू द पावर 0 में a की टर्म थी, क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। यहां पर देखिए 2 टर्म्स है, दोनों के कोफिशिएंट क्या है, 1 and 1। यहां पर देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर में कोफिशिएंट्स क्या क्या, कोफिशिएंट्स 1 2 1, 1 to 1। यहां देखिए 1 3 3 1, यहां पर देखिए 1 3 3 1, यहां पर देखिए 1 4 6 4 1। हैव यू गॉट द आइडिया, यस, यस, हाँ। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1, लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 1, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 4, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 6, अगली टर्म का कोफिशिएंट फोर्थ टर्म का 4, और फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, इट वुड जस्ट बी इक्वल टू 1, यानी कि सिंपली b to the power 4. So this is the expansion of a plus b whole to the power 4. Got it? I hope ये समझ आ गया होगा। अब किसी भी होल नंबर पावर के लिए, रिमेंबर होल नंबर पावर के लिए आप इसी पैटर्न को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगर a प्लस बी होल टू द पावर 5 को एक्सपैंड करना हो आपने, तो यहां पर 1, यहां 5, इन दोनों का सम इसके नीचे 10, इन दोनों का सम 10, इन दोनों का सम 5, और लास्ट में क्या आना चाहिए, 1।
क्या इसके बेसिस पे आप a प्लस बी होल टू द पावर 5 को एक्सपेंड कर सकते हैं? देखिए जरा, फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए? a टू द पावर 5। फिर हर अगली टर्म में a की पावर में 1 का डिक्रीमेंट और b की पावर में 1 का इंक्रीमेंट। तो अगली टर्म में a टू द पावर 4 इंटू बी आना चाहिए और कॉफिशिएंट क्या होगा? 5। अगली टर्म में a का क्यूब b का स्क्वायर, हर टर्म की डिग्री 5 आ रही है क्योंकि एक्सपोनेंट 5 है, तो इसका कॉफिशिएंट क्या आएगा? यहां से देखिए पास्कल ट्रायंगल से, तो 10। अगली टर्म में a की पावर 2 b की पावर 3, यहां पर भी कॉफिशिएंट क्या आना चाहिए? 10। उसकी अगली टर्म में कॉफिशिएंट तो होगा 5, पास्कल ट्रायंगल से देखने पे दिख रहा है, और a की पावर में 1 का रिडक्शन और करो, a इंटू बी टू द पावर 4, और लास्ट टर्म जस्ट b टू द पावर 5। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b होल टू द पावर 5। इज इट इंटरेस्टिंग? यस और नो? सो यस, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। गॉट इट? तो अब आप a प्लस बी होल टू द पावर 6 के लिए भी एक्सपेंड कर सकते हैं, 7 के लिए भी। मान लीजिए अचानक बहुत बड़ा एक्सपोनेंट दे देता हूं, a प्लस बी होल टू द पावर 20, तो आप इतना बड़ा पास्कल ट्रायंगल कहां बनाएंगे? बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उसके लिए सीधा शॉर्टकट में आपके पास अवेलेबल है बायनोमियल थ्योरम। गॉट इट? तो बेटा अभी बायनोमियल थ्योरम में भी अगर आप देखें, ये जो पैटर्न यहां पे भी अडॉप्ट हो रहा है, अगर a प्लस बी होल टू द पावर n है, यहां पे एक्सपोनेंट क्या है? n, तो राइट साइड में एक्सपेंशन में हर टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए? n। जरा चेक करते हैं, फर्स्ट टर्म की डिग्री n है, और दूसरा हमने क्या कहा था? फर्स्ट टर्म होगी a टू द पावर n और लास्ट टर्म होनी चाहिए b टू द पावर n। यहां पे भी फर्स्ट टर्म a टू द पावर n आ रही है और लास्ट टर्म b टू द पावर n आ रही है। हर अगली टर्म में a की पावर में 1 का डिक्रीमेंट है, यहां पावर n थी, तो यहां a की पावर क्या होगी? n माइनस 1, और b की पावर 1। यहां देखिए a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2, यहां देखिए n माइनस 3, b की पावर 3। इस तरह अगर आप चलते हुए जाएंगे तो लास्ट टर्म आ जाएगी b टू द पावर n। सभी टर्म्स की डिग्री देखो, n माइनस 2 प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा? n माइनस 3 प्लस 3 क्या आ रहा है? n। तो सभी टर्म्स की डिग्री कितनी है? n, याद रखिएगा। गॉट इट? अब रही बात कोफिशिएंट्स की, ये पैटर्न हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। अब कोफिशिएंट्स के लिए हमने यहां ड्रॉ किया था पास्कल ट्रायंगल, बट अब मैं आपको कुछ अलग तरह से ये कोफिशिएंट्स बताने जा रहा हूं कि इसका कोफिशिएंट किस केस में क्या आना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर ये कोफिशिएंट है इसका, ये n, इस टर्म में कोफिशिएंट क्या है? n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ये जो सिंबल लिखा हुआ है बेटा, दिस इज 2 फैक्टोरियल। क्या है? 2 फैक्टोरियल। अब आप कहोगे ये फैक्टोरियल क्या है? सर ने फैक्टोरियल तो बताया नहीं। तो बेटा फैक्टोरियल इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। फैक्टोरियल इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर, जैसे स्क्वायर मैथमेटिकल ऑपरेटर है, क्यूब है, स्क्वायर रूट है, आप लगा दें, किसी के ऊपर स्क्वायर लगा दें तो आप समझते हैं उसका मीनिंग क्या है? एक्स का स्क्वायर मीन्स एक्स इंटू एक्स। तो वैसे ही फैक्टोरियल का क्या मीनिंग है? तो देखिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, एक्सक्लेमेशन का जो साइन हम यूज करते हैं, या फिर इस सिंबल से, n फैक्टोरियल। या तो ऐसे लिखा जाएगा या इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज n फैक्टोरियल। व्हाट इज दिस n फैक्टोरियल इक्वल टू? भैया बहुत सिंपल है, n एक नंबर है, तो आप n को मल्टीप्लाई करें n माइनस 1 से। n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है उसके पिछले नंबर से, उसके प्रीसीडिंग नंबर से, उसको मल्टीप्लाई करो उसके प्रीसीडिंग नंबर से n माइनस 2 से। इस तरह से पीछे चलते 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 उसके पिछले नंबर से मल्टीप्लाई करते 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 कहां तक आ जाएंगे आप? 1 तक। दिस इज कॉल्ड एज n फैक्टोरियल। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 क्या होगा? 2 इंटू 3 माइनस 2 क्या होगा? 1। कहां तक जाना है? 1 तक, तो 1 तो आ ही गया। अब इसके आगे देखते हैं, अगर मैं मान लीजिए कहूं 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल क्या होना चाहिए? 5, n हो गया 5, n माइनस 1, 4, n माइनस 2, 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह से पैटर्न फॉलो करते हो। कहां तक जाना है? जब तक 1 ना आ जाए, जब तक कि 1 ना आ जाए तब तक आपने इसको एक्सपेंड करना है। तो समझ आ गया आपको n फैक्टोरियल? गॉट इट? चलिए एक और लिखता हूं, 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल इज 7 इंटू उसका प्रीसीडिंग नंबर 7 का पिछला नंबर 6
into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. आई होप फैक्टोरियल अच्छे से क्लियर हो गया होगा. गॉट इट? हाँ, लिखते वक्त मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं. 7 factorial can also be written like this. It is 7 into 6 factorial, isn't it? क्योंकि 6 factorial क्या होगा? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. या फिर इसको मैं लिख लूं 7 into 6 into 5 factorial लिखा जा सकता है कि नहीं? Got it? तो n factorial को आप कभी ऐसा भी लिख सकते हैं n into n minus 1 factorial या n into n minus 1 into n minus 2 factorial. तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं. Got it? आई होप फैक्टोरियल आपको क्लियर हो चुका होगा. चलिए तो वापिस आते हैं बाइनोमियल थ्योरम पे. तो बाइनोमियल थ्योरम में a प्लस बी टू द पावर n को हम एक्सपैंड कर रहे हैं. हम जानते हैं फर्स्ट टर्म a टू द पावर n और b की पावर फर्स्ट टर्म में कितनी है? b की पावर फर्स्ट टर्म में कितनी है? 0. देखो b नहीं है मतलब b की पावर 0. तो a की पावर में 1 डिक्रीज करते जाएं, b की पावर में 1 इंक्रीज करते जाएं. हर अगले टर्म में ऐसा होता जा रहा है. लास्ट में आपको टर्म क्या मिलेगी? b टू द पावर n. ये तो याद हो चुका होगा आई होप. यस, याद हो चुका है. चलिए अब आते हैं जो इनके कोफिशिएंट्स है हर टर्म. देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? हमेशा 1 आ रहा है. अब आते हैं सेकेंड टर्म पे. सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट होगा n. हर बार यही है. पावर 2 थी, ये 2 है. पावर 3 थी, 3 है. पावर 4 थी, 4 है. पावर 5 थी, तो यहां अगली टर्म का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 5. तो सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा? n. थर्ड टर्म का, अगली टर्म का कोफिशिएंट, अब आप n से उल्टा चलिए. n को मल्टीप्लाई कीजिए उसके पिछले नंबर से. n को मल्टीप्लाई कीजिए पिछले नंबर से. फॉर एग्जांपल यहां पे n क्या था? 5. अब इसकी ये दूसरी टर्म में अगर n 5 है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 4 से. n इंटू n माइनस 1. n इंटू n माइनस 1. अब कितने फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया? 2 फैक्टर्स ही लिए हैं सिर्फ. 2 फैक्टर्स, फैक्टोरियल नहीं बोल रहा हूं बेटा. 5 इंटू 4. तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? 2 का फैक्टोरियल. और अब ये 2 का फैक्टोरियल क्या होगा? 2 को पिछले नंबर से मल्टीप्लाई करो. कब तक? जब तक 1 ना आ जाए. 1 तो आ ही गया. तो 2 इंटू 2 इज 4. तो 5 इंटू 2 क्या होता है? 10 आता है कि नहीं? तो अगली टर्म का कोफिशिएंट 10 आ रहा है. यस और नो? उसके आगे अब देखो n इंटू n माइनस 1 भी है और एक और तीसरे फैक्टर से n को उसके पिछले नंबर से मल्टीप्लाई किया, उसको उसके पिछले नंबर से. तो कितने फैक्टर्स तक मल्टीप्लीकेशन की हमने? 3 फैक्टर्स तक. तो जितने फैक्टर्स तक मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में भी उतने ही नंबर का फैक्टोरियल आ रहा है. तो यहां 3 फैक्टर थे, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल. वैसे अगली टर्म लिखी नहीं है, डैश 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 लिखा हुआ. अगर अगली टर्म होती उसमें क्या आता? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3. चौथा फैक्टर भी आ गया. और डिनोमिनेटर में क्या आता? 4 फैक्टोरियल. इसी तरह इस टर्म में n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 कितने फैक्टर्स तक जाते हैं? देखो यहां पे n में से 2 माइनस कर रहे हैं, b की पावर 2 आ रही है और कितने फैक्टर ले रहे हैं? 2. डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टोरियल. पैटर्न समझ आ रहा है? यहां a में से क्या माइनस किया? a की पावर में n में से क्या माइनस किया? 3. b की पावर क्या है? 3. यहां कितने फैक्टर है? न्यूमरेटर में 3. डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? 3 का फैक्टोरियल. वैसे अगली टर्म में a की पावर क्या हो जाएगी? इसकी अगली टर्म में अगर मैं यहां पे लिखूं इसकी अगली टर्म, तो a की पावर n माइनस 4 होनी चाहिए, b की पावर 4 होनी चाहिए और इसका कोफिशिएंट क्या आना चाहिए? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल. तो इस तरह से आप इसको एक्सपैंड करते हुए चल सकते हैं. गॉट इट? यहां पे देख लेते हैं अगली टर्म. यहां पे भी कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 10. अगर आप यही पैटर्न अडॉप्ट करके देखो, यहां पे n की वैल्यू क्या है? 5. तो यहां क्या आएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3. 5 इंटू 4 इंटू 3 और डिनोमिनेटर में 3 का ही फैक्टोरियल. 3 इंटू 2 इंटू 1. 3 and 3 गेट्स कैंसल्ड. 2 इंटू 2 4. 5 इंटू 2 फिर से 10 आ गया कि नहीं? यस और नो? आई होप ये क्लियर हो चुका होगा यहां तक. ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लें, एक बार रिवाइज कर लें, फिर मैं अगले पार्ट में आता हूं कि बाइनोमियल थ्योरम आपने अप्लाई कैसे करनी है. कुछ एक केसेस में आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, अप्लाई करके आपको बताता हूं, उसके बाद ये बिल्कुल इजी लगेगा. विश यू ऑल द बेस्ट. नोट कीजिए. हाँ जी बेटा, चलिए अब आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ये बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके देखते हैं और इसके बाद इसकी एक सिंपलर फॉर्म बताऊंगा जो कि ज्यादातर आपको यूज करनी पड़ती है फिजिक्स में. इसी को सिंपलर फॉर्म में और लाएंगे. ठीक है,
एक चीज और छोटी सी याद रखिएगा बेटा जी कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। देखो सभी का फैक्टोरियल आप निकाल पाओगे, 0 का आप निकाल नहीं सकते। उसके लिए आप डायरेक्ट ये आइडेंटिटी यूज करें कि 0 फैक्टोरियल अगर कहीं पे आता है तो व्हाट शुड 0 फैक्टोरियल बी इक्वल टू, इट शुड बी इक्वल टू 1। गॉट इट? जैसे अगर यहां पर भी देखें, यहां पर कितने फैक्टर्स लिए? 2। यहां पर एक ही फैक्टर आ रहा है अकेला n, और डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? 1 का फैक्टोरियल। तो यहां पे क्या आना चाहिए? 0 फैक्टर अपॉन 0 फैक्टोरियल। मतलब n नहीं लेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? इस पैटर्न को अगर देखें तो 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है? 1। दूसरा एक चीज और, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं अलग अलग सोर्सेज से ये बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे होंगे, उनमें एक भाषा इनको देखो मैथमेटिक्स में सिंबल्स की भाषाएं बहुत सारी इस्तेमाल करते हैं, NCR। इसे आप पढ़ते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, जो कि मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है। तो बेटा ये भाषा है, इंपॉर्टेंट है आप ये टूल एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो जिनको फिजिक्स पढ़नी है सिर्फ, उनके लिए इस भाषा की जरूरत नहीं है। जिनको मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो जब आप मैथमेटिक्स में आएंगे, वो चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये भाषा आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन की अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अगर किसी बुक में, आपकी बुक में इस फॉर्म में लिखा हुआ है NC1 NC2 की टर्म्स में, तो आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब वही इंफॉर्मेशन मैंने आपको सिंपल शब्दों में बताई है, सिंपल भाषा में। गॉट इट? Let's expand a plus b whole to the power 7। तो देखिए इस पैटर्न को देखते ही फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए? a to the power 7, isn't it? होनी चाहिए कि नहीं? सेकेंड टर्म में a की पावर में 1 का डिक्रीमेंट होगा। a की पावर हो जानी चाहिए 6 और b की पावर क्या हो जानी चाहिए? 1। हर टर्म की डिग्री क्या होगी? 7। और यहां पे कोफिशिएंट क्या आना चाहिए? n। तो n की वैल्यू क्या है? 7, isn't it? प्लस इसके आगे बढ़ते हैं, a की पावर में 2 का रिडक्शन इसके मुकाबले में, या इसमें से एक और कम कर दीजिए, तो a की पावर हो गई 5 और b की पावर कितनी हो गई? 2। देखो फिर से दोनों को सम करो, 7 आ रहा है। और यहां पर क्या होना चाहिए? n इंटू n माइनस 1। n क्या? 7 को मल्टीप्लाई कीजिए उसके पिछले नंबर से, 6 अपॉन 2 फैक्टर्स मल्टीप्लाई किए हैं, तो डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टोरियल। अगली टर्म में 3 फैक्टर्स आने चाहिए, 7 इंटू 6 इंटू 5, और डिनोमिनेटर में किसका फैक्टोरियल? 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल इंटू a टू द पावर, अब a की पावर और 1 डिक्रीज कर दो, 4, और b की पावर कितनी हो गई? 3। तो इस तरह से आप एक्सपेंड करते चलें आगे। अगली टर्म में 4 फैक्टर्स लीजिए, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 फैक्टर्स लिए, डिनोमिनेटर में 4 का ही फैक्टोरियल लिया, 4 का फैक्टोरियल लिया। a की पावर एक और कम कर दो, या ऐसा कह लो n माइनस 4, 4 फैक्टर ले रहे हैं, 4 फैक्टोरियल, तो a की पावर क्या हो जानी चाहिए इसी तरह से? n माइनस 4। तो 7 माइनस 4 इज 3, या यहां से देख लो एक रिडक्शन की तो 3, और b की पावर एक बढ़ा दो 4। तो इसी तरह से आगे बढ़ते चलते हैं। कितने फैक्टर्स लिए थे? 4। अब कितने फैक्टर्स लेंगे? 5। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, और डिनोमिनेटर में भी किसका फैक्टोरियल आना चाहिए? 5 का फैक्टोरियल, इंटू a टू द पावर 2 b टू द पावर 5। a की पावर में 1 का रिडक्शन, b की पावर में 1 का इंक्रीमेंट, प्लस वैसे ही अगर आप इसे एक्सपेंड करें अगली टर्म में, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो कितने फैक्टर्स आ गए? 1 2 3 4 5 6। डिनोमिनेटर में किसका फैक्टोरियल? 6 का फैक्टोरियल, और a की पावर n माइनस 6, 7 माइनस 6 दैट इज 1, या यहां से देखो 1 कम कर दो, और b की पावर 1 बढ़ा दो 6, और लास्ट टर्म क्या आती है? जस्ट b टू द पावर n, मतलब b टू द पावर 7। अदरवाइज आप यहां से देखें, अगर एक फैक्टर और बढ़ाते तो अगला फैक्टर क्या आता? 1, और डिनोमिनेटर में भी क्या आता? 7 का फैक्टोरियल, तो वो दोनों कैंसल आउट होते कि नहीं? तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप देखें यहां पर 2 का फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1, 2 इंटू 3, कैंसल आउट हो गया 6। 3 के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 से 6 को कैंसिल करें, 3 इंटू 2 6, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए। यहां पर 4 फैक्टोरियल मींस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 and 4 गेट्स कैंसल्ड आउट, 3 इंटू 2 6 and 6 गेट्स कैंसल्ड आउट। यहां पर देखिए 5 फैक्टोरियल मींस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू 3, राइट। आगे बढ़ते हैं, 6 फैक्टोरियल मींस 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
तो ये पार्ट पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब आप बताइए इसकी एक्सपेंशन में क्या आना चाहिए? इट शुड कम आउट टू बी a प्लस बी होल टू द पावर 7 इज a टू द पावर 7 प्लस 7 a टू द पावर 6 b प्लस 7 3 21 a टू द पावर 5 b स्क्वायर प्लस 7 into 5 35 a टू द पावर 4 b टू द पावर 3 प्लस यहां पर आ जाइए जस्ट हाँ आई एम सॉरी यहां पे 7 into 5 अगेन 35 a टू द पावर 3 b टू द पावर 4 प्लस उसके अगले टर्म में 7 into 3 21 a स्क्वायर b टू द पावर 5 प्लस लास्ट में यहां पर आ जाइए 7 a into b to the power 6 प्लस लास्ट टर्म क्या आ रही है b to the power 7. So this is the expansion of a plus b whole to the power 7. Got it? I hope ये क्लियर हो चुका होगा। तो क्या आप इस तरह से बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं? Yes, you should be able to do it. Please note it down. हाँ जी बेटा, एक चीज और, अभी तक हमने जब जब एक्सपेंड किया हमने देखा अगर एक्सपोनेंट n है तो एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आ रही हैं? n प्लस 1। a प्लस बी होल स्क्वायर में कितनी टर्म्स आती हैं? 3। जो एक्सपोनेंट है उससे प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी एक्सपेंशन में। गॉट इट? तो वही पैटर्न मैंने यहां पे लिखा हुआ है। अगर, लेकिन आप ध्यान दीजिए उन सभी केसेस में n की वैल्यू क्या थी? 0 1 2 3 4, मतलब n कोई ना कोई होल नंबर था। तो बेटा अगर n कोई होल नंबर है, if n is a whole number, remember the expansion must contain n plus 1 number of terms. And if n is not a whole number, what does it mean? It means either n is a fraction or n is a negative integer. Negative integer. इन सभी केसेस में एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होनी चाहिए? It should contain infinite number of terms. It should contain infinite number of terms. भाई पहले तो क्यों इनफाइनाइट, और अगर इनफाइनाइट है तो हम कितनी टर्म्स तक उसको सॉल्व करेंगे? हम कैसे सॉल्व करेंगे? सॉरी, सबसे पहले बेटा इनफाइनाइट इसलिए क्योंकि आप देखें, आप हमेशा क्या कर रहे हैं, n यहां वाले फैक्टर्स को देखिए कोएफिशिएंट्स में, n माइनस 1 n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ऐसा करते करते कहां तक जाएंगे? 1 तक। लास्ट टर्म में क्या आएगा? n का फैक्टोरियल आ जाएगा अप टू 1, और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा? n का फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट अगर n कोई फ्रैक्शन है, जैसे मान लीजिए अगर n की वैल्यू आती है 2/3, तो फर्स्ट टर्म में तो n नहीं आएगा, सेकेंड टर्म में n आएगा, थर्ड टर्म के अंदर 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1 क्या आना चाहिए? 2/3 माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल। अच्छा 2/3 माइनस 1 क्या होगा? 2 माइनस 3 अपॉन 3। दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 2/3 माइनस 1 इज माइनस 1/3। अगली टर्म में जब एक्सपेंड करोगे उसमें से एक और 1 माइनस करोगे। अब ये नेगेटिव आ चुका है, तो अब 1/3 में से 1 माइनस करोगे, वो आएगा -4/3, फिर आएगा -7/3। इस तरह से अगर आप पीछे चलते जाएंगे, आप नेगेटिव साइड पहुंच चुके हैं नंबर लाइन पे बेटा। तो क्या आप 1 तक पहुंच पाएंगे? 1 तक आप कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या करेंगे? तो कितनी टर्म्स होंगी इसमें? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। गॉट इट? तो ये केस लिया मैंने, अगर n फ्रैक्शन है, अगर n ऑलरेडी नेगेटिव है, मान लीजिए n की वैल्यू है लेटर से -5, तो पहली टर्म में सेकंड टर्म में एक्सपेंशन में आएगा -5, अगली टर्म में -5 इंटू -5 माइनस 1 -6, अगली टर्म में -5 इंटू -6 इंटू -7। तो क्या इस तरह से करते हुए, एक्सपेंड करते हुए, क्या आप कभी 1 तक पहुंच पाएंगे? जब 1 तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होनी चाहिए? इट मस्ट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई अगर इनफाइनाइट टर्म्स है तो हम कहां तक सॉल्व करेंगे? तो आपको पेपर में गिवन होना चाहिए कि बेटा आप x की पावर 3 तक एक्सपेंड कीजिए या इतने डेसिमल प्लेसेस तक एक्सपेंड कीजिए। तो जिस टर्म में उतने डेसिमल प्लेसेस या उतनी x की पावर आ रही है वहां तक एक्सपेंड करो, प्लस आगे वाले जो टर्म्स हैं आप उनको नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि अगली टर्म्स और छोटी और छोटी और छोटी होती जा रही होंगी। गॉट इट? आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी आपको। हाँ जी बेटा, अब इसी बाइनोमियल थ्योरम को एक और फॉर्म में मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए ज्यादा मीनिंगफुल रहेगी, ज्यादा काम आएगी आपकी ये वाली फॉर्म जो अल्टरनेटिव फॉर्म है।
बजाय इसको ओरिजिनल फॉर्म में। ये मैथमेटिक्स वालों के लिए ठीक है, जिनको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उनके एग्जाम में क्वेश्चंस अलग अलग तरह के आ सकते हैं, बट फिजिक्स वालों को जब ये थ्योरम अप्लाई करनी है तो बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में करनी है, ठीक है। तो वो चीज मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इज इट अ बाइनोमियल? तो क्या इसको एक्सपैंड करने के लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करनी चाहिए? यस, a प्लस बी होल टू द पावर n। तो 1 हो गया a और x हो गया b। इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं इसे एक्सपैंड करूं, देखो a की पावर कुछ भी हो, a क्या है हमारे लिए 1, तो 1 की पावर 2 हो, 3 हो, 5 हो, वो तो हमेशा 1 ही रहने वाला है। तो इसको जब मैं एक्सपैंड करूंगा 1 टू द पावर n, तो वो क्या आएगा 1। अगली टर्म में n इंटू 1 टू द पावर n माइनस 1, वो तो 1 ही रहेगा, इंटू b, b की वैल्यू क्या है x। तो इसी के बेसिस पे हर जगह पे a की जगह 1 लिख दीजिए और b की जगह x लिख दीजिए, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी। इस फॉर्म को जरा मेरे साथ एक बार पढ़िए, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1, 2 फैक्टर लिए, डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टोरियल और x की पावर भी 2। अगली टर्म में x की पावर 3, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, 3 फैक्टर्स और डिनोमिनेटर में 3 का फैक्टोरियल। इसी तरह से जब आप चलते हुए जाएंगे तो लास्ट टर्म क्या आ जानी चाहिए, जस्ट x टू द पावर n। नहीं तो अगर आप इसी पैटर्न को देखिए, यहां ऊपर n टर्म्स और डिनोमिनेटर में भी n का फैक्टोरियल, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये टर्म आ जानी चाहिए। सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। सिर्फ क्या है, a की जगह 1 आ गया, b की जगह पे हमने x लिख दिया, ठीक है। अब इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हैं। बेटा अगर x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, देखिए फर्स्ट टर्म में x की पावर 0 है, सेकंड टर्म में x की पावर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। अब मैं यहां पे कह रहा हूं अगर x बहुत छोटा है, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला, इस पर फोकस करना। इफ x is very small as compared to 1, then we can neglect the terms containing square and higher powers of x. Square and higher powers of x. तो जिन जिन टर्म्स में, जैसे स्क्वायर आ रहा है इस टर्म में, तो हम इस टर्म को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और हाइयर पावर वाली बाकी सारी टर्म्स को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट 1 प्लस एन एक्स। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे उस पर भी बात करते हैं। पहले जरा देखिए क्या ऐसा आना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गई, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। सिंपल है कि नहीं? ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगी बेटा फिजिक्स में, बहुत सारी डेरिवेशंस 11th में 12th में बार बार ये फॉर्म इस्तेमाल होने वाली है कि 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। बट रिमेंबर ये कब होगा, जब x बहुत छोटा है, किसके मुकाबले में, 1 के मुकाबले में। जब जब x 1 से छोटा है तब तब आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, वरना नहीं। अगर x छोटा ना हो फिर आपको पूरा एक्सपैंड करना है, या क्वेश्चन में कहा गया है x की फलानी पावर तक इसको एक्सपैंड करो, या इतने डेसिमल प्लेसेस तक, तो फिर आपने वहां तक करना है, राइट। अच्छा, नेग्लेक्ट क्यों किया हमने हाइयर पावर्स को? देखो बेटा अगर 1 से छोटा, जैसे मान लीजिए अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो क्या आता है 4, 2 का क्यूब करूं तो क्या आ रहा है 8। तो 1 से बड़े नंबर का स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, और बढ़ती जाएगी वैल्यू, इजंट इट। बट अगर 2 की जगह मेरे पास हो 0.2, इट इज लेस देन 1। 0.2 का स्क्वायर करें तो क्या आना चाहिए, 0.04 आया कि नहीं? तो 0.2 का स्क्वायर 0.2 से बड़ा कि छोटा है? 0.2 का स्क्वायर आ रहा है ये तो 0.2 से भी छोटा हुआ कि नहीं? वैसे 0.2 का क्यूब अगर मैं करूं, इट शुड बी 0.008, ये इससे भी छोटा हो गया। तो याद रखिएगा 1 से छोटे नंबर का जब आप स्क्वायर लेते हैं, क्यूब लेते हैं या हायर पावर्स लेते हैं, वो और छोटी और छोटी और छोटी होती जाती हैं। तो अगर ये x पहले ही 1 से बहुत छोटा है, मान लीजिए 1 से बहुत छोटा नंबर ले लिया मैंने कोई, तो उसका स्क्वायर उससे भी छोटा, उसका क्यूब उससे भी छोटा, ये इतनी छोटी हो जाएंगी टर्म्स कि 0.0000 समथिंग वो टर्म आएगी। तो वो इतनी छोटी हो चुकी होंगी कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट? हाँ बेटा आएंगी तो सही, बट नेग्लेक्ट करेंगे। मैथमेटिक्स आपको कुछ ना कुछ टर्म्स निकाल के देगा। फिजिक्स में हम केस सेंसिटिव होते हैं, मैथमेटिक्स से एक कदम आगे बढ़ते हैं। हमें देखना कौन सी चीज रेलिवेंट है और कौन सी नहीं है। जो इरेलीवेंट है उसको हटा देना, जो रेलिवेंट है उसको रखना है, और मैथमेटिक्स हमारा टूल है, हम इसे इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो याद रहेगा बेटा ये। तो ये फॉर्म पिछला अगर आपको ना भी कुछ याद रहे
पर्टिकुलरली मेडिकल स्टूडेंट्स को सिर्फ ये पार्ट याद रहेगा तो वो काम चला सकते हैं। लेकिन आई होप पिछला इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको याद रख सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसलिए बेटा वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है क्योंकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना जरूरी है। ये दोबारा आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। 11th में आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, अगर ये कंसेप्ट लूज रहेगा तो हमेशा लूज रहेगा, तो इसलिए बेटर आप पहले इस पे काम कर लें, राइट। चलिए अब मैं इसको अप्लाई करके बताता हूं आपको कि कहां ये हमारे काम आएगा। मैंने बोला टूल है, टूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टूल के बिना अब मान लीजिए मैं खेत में काम कर रहा हूं, तो खेत में काम करने के लिए अलग टूल्स हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मेरे लिए टूल है बोर्ड एंड मार्कर, अगर ये ना होते तो ना पढ़ा पाता। तो वैसे ये टूल्स हैं, मैथमेटिक्स फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैंने यहां पे एक प्रॉब्लम लिखी है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 65 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। हमें क्या डिटरमिन करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 65। तो मैं यहां पे डिटरमिन करने की कोशिश करता हूं। देखिए जरा, ये क्या है, ये है 65 टू द पावर 1/2। क्या स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो? ओके, कैन इट बी रिटन एज 64 प्लस 1 होल टू द पावर 1/2। अब 64 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका रूट हमें पता है 8। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा, अरे वाह ये तो इस फॉर्म में आ गया, 1 प्लस एक्स टू द पावर n। तो ये क्या हो जाना चाहिए, 1 प्लस n इंटू एक्स। 1 प्लस 1/2 इंटू 64 वो हो गया 32 प्लस 1 33। तो क्या 65 का रूट कभी 33 हो सकता है? नहीं। फिर से देखिए, 65 का रूट चाहिए तो इसको लिख सकते हैं 64 प्लस 1 का रूट। तो देखने में दिख रहा है ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n की फॉर्म है। 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इट शुड बी इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो इसका आंसर आना चाहिए 1 प्लस n इंटू एक्स, 1/2 इंटू 64, 32 प्लस 1 33। बट क्या 65 का रूट 33 हो सकता है? 64 का रूट क्या है, 8। तो 65 का रूट क्या होना चाहिए, 8 पॉइंट समथिंग। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या ये जो मैंने आपको थ्योरम बताई ये गलत है? नहीं। यहां पे हमने एक चीज का ध्यान नहीं रखा, क्या x 1 से बड़ा है कि छोटा है। यहां पर देखिए ये जो x है 1 से बड़ा है कि छोटा है, 1 से बहुत बड़ा है। ये फॉर्म हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो। गॉट इट? इवन मच स्मॉलर देन 1। तो क्या करें, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, इन दोनों टर्म से 64 को कॉमन लें। अगर मैं 64 को कॉमन लूं इन दोनों टर्म्स में से, तो अंदर क्या आना चाहिए, 1 प्लस 1/64 आना चाहिए कि नहीं, यस और नो? 1 प्लस 1/64। तो पावर क्या थी, 1/2, तो यहां आएगा 64 टू द पावर 1/2 और यहां इसकी पावर 1/2। 64 टू द पावर 1/2 की वैल्यू हमें पता है, 64 का रूट होता है 8। तो 8 इंटू 1 प्लस, अब देखिए क्या इस फॉर्म में आ गया, 1 प्लस एक्स टू द पावर n। अब ये x स्मॉलर देन 1 है कि नहीं, 1/64। अब आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं, 1 प्लस n इंटू एक्स, 1/2 इंटू 1/64। गॉट इट? अब आप इसको सॉल्व कीजिए किसी भी तरीके से, चाहे 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 8 को मल्टीप्लाई करते यहां पर क्या आ जाना चाहिए, 8 प्लस 1/2 इंटू 1/64 इंटू 8। तो 8 से 8 इंटू 8 तो ये आ जाएगा प्लस 1/16। आई होप इसको सॉल्व किया जा सकता है बहुत आराम से। मैंने इसे सॉल्व करके रखा है बेटा। तो इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 8.627। हालांकि आगे भी चल रही थी, लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा था अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आई एम सॉरी, मैंने 3 तक सॉल्व करके रखा है। ये पहले ही सॉल्व करके इसलिए रखा था ताकि टाइम कम लगे, वीडियो कॉम्पैक्ट बने, ठीक है। इज इट क्लियर? सिमिलरली एक एग्जांपल और लेते हैं, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 999 क्यूब रूट। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1000 माइनस 1? क्या 1000 का क्यूब रूट हमें पता है, यस दैट इज 10। तो क्या 1 प्लस एन एक्स की फॉर्म हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं? अभी नहीं, क्योंकि ये जो x है ये बहुत बड़ा है। तो क्या करेंगे, इस 1000 को कॉमन लीजिए। 1000 को कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा 1000 टू द पावर 1/3। अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1/1000 होल टू द पावर 1/3। इजंट इट? अब 1000 का क्यूब रूट क्या है, 10 है कि नहीं? अब यहां पर देखिए 1 प्लस एक्स टू द पावर n, प्लस नहीं है माइनस है,
मतलब आप ये मान लीजिए कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, -1/1000। तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू x, एज कंपेयर टू 1, सो इट शुड बी 1 - 1/3 इंटू 1/1000। अब तो आप इसे सॉल्व कर सकते, 9.9967। तो दिस इज क्यूब रूट ऑफ 999। आई होप क्लियर हो गया होगा ये फॉर्मूला हम कहां कहां किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो आप अच्छे से देख लीजिए बेटा, अगर नहीं समझ आया वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देखिए। हाँ जी बेटा, चलते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स पे। बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके देखते हैं हम मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को अपने लिए आसान कैसे बना सकते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले इवेल्युएट 10,002 होल टू द पावर 1/4। व्हाट डज इट मीन 10,002 का फोर्थ रूट। अब देखिए फोर्थ रूट डिटरमिन करना कितना मुश्किल है। 10,000 का फोर्थ रूट निकालना हो तो इजी है, दैट इज 10, क्योंकि 10,000 में 4 जीरोस हैं, तो उसका रूट क्या होना, फोर्थ रूट क्या होना चाहिए 10। बट हमें किसका चाहिए 10,002। तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से यही कितना इजी काम हो जाएगा हमारे लिए। क्या हम इसे लिख सकते हैं 10,000 + 2 होल टू द पावर 1/4, इजंट इट। व्हाट शुड इट बी इक्वल टू। तो आप यहां से एक काम कीजिए, 10,000 को कॉमन लीजिए बाहर। जैसे ही 10,000 बाहर आएगा तो इसकी पावर भी साथ में बाहर आएगी। ये कितना होना चाहिए 10,000 टू द पावर 1/4 इंटू अंदर आना चाहिए 1 + 2 डिवाइडेड बाय 10,000 होल टू द पावर 1/4। 10,000 टू द पावर 1/4 क्या होगा, दैट इज 10 प्लस 10 इंटू 1 प्लस इट इज 0.0002 होल टू द पावर 1/4। देखिए क्या अब हम यहां पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में जो फॉर्म मैंने आपसे डिस्कस की, 1 + x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 + nx इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, तभी ये फॉर्म हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 1 + x की फॉर्म है, 1 + x टू द पावर n, x की वैल्यू बहुत छोटी है 1 के मुकाबले में, तो क्या हम ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यस। सो 10 इंटू 1 + n इंटू x, n क्या है 1/4 इंटू 0.0002, इट कम्स आउट टू बी 10 इंटू 1 + 0.00004। नो व्हाट शुड इट बी इक्वल टू। इसके आगे अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो आप इसे लिख सकते हैं 10 + 0.0004. Got it? So it comes out to be 10.0004. So this is the fourth root of 10,002. Got it? अब क्वेश्चन में हमें कहा था अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो अगर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक जाना हो तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 10.000, क्योंकि 4 को राउंड ऑफ करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, सिंपली 0। अगर तो वो 5 से बड़ा होता तो पीछे हम 1 का इंक्रीमेंट देते, बट अभी ऐसा नहीं होगा। गॉट इट। अब आपके दिमाग में आ रहा है 10.000 क्यों लिखा, हम इसको 10 भी तो लिख सकते हैं। बेटा 10 अलग है, 10.000 अलग है, हालांकि न्यूमेरिकल वैल्यूज दोनों सेम है। अभी इसी क्लास में आप समझेंगे, जब आप अगला यूनिट पढ़ेंगे उसमें आपको एक एक चीज ये क्लियर होगी कि 2 और 2.0 में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना ही, इसके लिए फॉलो करते रहिए मेरे वीडियोस, मैं एक एक करके सारी चीजें क्लियर करूंगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्विकली। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन आती है एट ए हाइट h इज गिवन बाय gh। देखो सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस। मान लीजिए सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल g से। जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर जाएं तो ये वैल्यू कम होती जाती है। सरफेस पे तो ये है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर जाएंगे तो ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। क्यों और कैसे, ये अगला चैप्टर आपका इसी क्लास में आपने पढ़ना है ग्रेविटेशन, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए, सरफेस से ऊपर जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, सरफेस के नीचे भी चले जाओगे अगर अर्थ के अंदर कोई टनल डिग करके, वहां पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम ही होनी चाहिए। गॉट इट। चलिए
इसके लिए एक फॉर्मूला भी दे दिया, g एट हाइट h इज इक्वल टू g एट द सरफेस इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस h का होल स्क्वायर। और r क्या है, r इज रेडियस ऑफ अर्थ, और वैसे रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू आपको बता दूं मैं, इट इज 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, या फिर 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। गॉट इट। अब क्वेश्चन में कहा गया यूज बाइनोमियल थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ g डैश, नहीं gh लिखेंगे हम, इसे gh लिख रहे हैं, हमें gh की वैल्यू डिटरमिन करनी है बाइनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन साथ ही साथ हमें कंडीशन गिवन है h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r। तो सबसे पहली चीज, इफ h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, देन कैन वी से h अपॉन r इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। इस r को यहां ले आइए, क्या ऐसा होगा? यस, ऐसा होगा। तो चलिए अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, gh इज इक्वल टू g इंटू आर का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर है। यस, डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स में से आर को बाहर लाओ, आर स्क्वायर अपॉन, अगर मैं आर को बाहर लाता हूं यहां से तो अंदर आना चाहिए 1 प्लस एच अपॉन आर, और चूंकि होल स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर भी और इसका स्क्वायर भी, आर का स्क्वायर और आर का स्क्वायर कैंसल आउट हो गए। यस, अब जो डिनोमिनेटर है इंटू जी भी रहेगा बेटा, जी को मैं यहां लिख देता हूं, ये जी, तो g इंटू, अब इसको न्यूमिनेटर में लेकर जाइए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस एच अपॉन आर होल टू द पावर -2। जब ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। कैन इट बी रिटन एज g इंटू, अब देखिए 1 प्लस एक्स टू द पावर n। क्या x छोटा है? यस, x बहुत छोटा है 1 के मुकाबले में, तो क्या हम ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म में? यस, इट शुड बी इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन r। 1 plus x to the power n is 1 plus nx. So g at height h must be equal to this value. काटे बेटा, चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। ये भी बाइनोमियल थ्योरम को यूज करना है, हम यहां बाइनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं बेटा। तो देखिए, इन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये अभी सोचने की जरूरत नहीं है आपको, अभी आपका फोकस सिंपली एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम पे होना चाहिए। द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट is given by a formula Q is equal to some constant K into ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। ये देखिए, इस ट्राइंगल को हम डेल्टा पढ़ेंगे, जब भी ये ट्राइंगल कहीं लगा हुआ मिलेगा इसे हम पढ़ेंगे डेल्टा टी। व्हाट इज इट? डेल्टा टी। सो 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी होल टू द पावर 4 माइनस 1, और बाहर हमने फैक्टर क्या लगाया हुआ, के, होल मल्टीप्लाइड बाय के। सॉरी, क्वेश्चन में कहा डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर विच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टी। सो सिंप्लीफाई द रिलेशन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। कॉमन सेंस की बात है, क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टी। व्हाट डज इट मीन? दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा टी बाई टी इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, इजंट इट? देखिए, इस टी को यहां लेकर आइए, ये आना चाहिए। अगर ऐसा है तो देखिए, क्या यहां पे 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx वाली फॉर्म एप्लीकेबल है ये? बिकॉज x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, तो ये हो गया ना x। तो अब हम लिख सकते हैं q इज इक्वल टू k इंटू 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी होल टू द पावर 4 माइनस 1 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, k इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज 1 प्लस nx 4 डेल्टा टी बाई टी, सॉरी, और ये -1, अब ये +1 -1 कैंसल आउट हो गया। सो व्हाट डू यू गेट? यू गेट द फाइनल एक्सप्रेशन q इज इक्वल टू 4k डेल्टा टी अपॉन टी। तो ये सिंप्लीफाई हो गया रिलेशन। हाँ, कब? जब डेल्टा टी बहुत छोटा है एज कंपेयर टू टी, डेल्टा टी बाई टी बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू 1, तभी आप इस फॉर्म में ये रिलेशन अप्लाई कर पाएंगे, राइट? तो बेटा बाइनोमियल थ्योरम में इतना ही है, आप इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। स्टिल आपको कभी भी कहीं पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने में कोई डाउट आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मेरा नंबर यहां नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा, या फिर आप मुझे यहीं पे कमेंट बॉक्स में कमेंट भेज सकते हैं, ठीक है? मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा, बिजी रहने के बावजूद पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको दे सकूं, ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अगले मैथमेटिकल टूल लॉगरिथम के साथ। ओके, गॉड ब्लेस यू।